अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है सीवीएस मेडिसिन के अंदर वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आना ही चाहिए। आप कहेंगे मैम कहती हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो क्राइटेरिया है, इसका एक सिनेरियो आ जाता है, मैंने शायद पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर वो कह रहा है कि पेशेंट को फीवर है और प्लस न्यू ऑनसेट ऑफ मर्मर है, यानी पहले ये मर्मर नहीं था या अब आया है, या पहले मर्मर था लेकिन अब ये चेंज हुआ है, न्यू ऑनसेट या चेंजिंग मर्मर प्लस एक रिस्क फैक्टर, अगर ये तीनों चीज़ें स्नेरियो में मेंशन हैं तो क्लियर कट डायग्नोसिस जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है। अब रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? कोई भी सर्जरी हुई हुई है, कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ है, रूट कैनाल करा ली, कोई भी दांत निकलवाया है, कुछ भी डेंटल प्रोसीजर हुआ है, कोई भी मेजर सर्जरी हुई है, या आईवी ड्रग अब्यूज़र है, ये रिस्क फैक्टर हैं। तो ये तीनों में से कोई एक चीज़, न्यू ऑनसेट ऑफ मर्मर और फीवर अगर मेंशन कर देगा तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस होगा। अभी हम केसेस देख भी लेते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं पहले कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है क्या। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब ये है कि जब आपकी स्पेशली वैल्व्स की जो एंडोथीलियम है, उस एंडोथीलियम में माइक्रोब्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। सो माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोथीलियम, ठीक है। सो माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोथीलियम ऑफ द हार्ट, स्पेशली मतलब वैल्व्स को इंक्लूड करता है लेकिन वैल्व्स तक लिमिटेड नहीं होता, ठीक है। सो बस इतना ही कहना है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोथीलियम ऑफ द हार्ट ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है। दो चीज़ें रिस्क फैक्टर होती हैं इसके लिए। एक ये कि आपके पास जो है वैल्व की कोई भी एबनॉर्मेलिटी पहले से ही मौजूद हो, और दूसरा वो पेशेंट बैक्टीरिया के रिस्क पे हो, यानी किसी भी तरीके से उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंटर करता है तो ये उसको मतलब उसकी वजह से फिर उसको आगे चल के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब वैल्व का क्या मसला हो सकता है? वैल्व का ये मसला हो सकता है कि पहले कभी एंडोकार्डाइटिस हो चुका हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह, जिससे वैल्व्स डैमेज होती है, स्पेशली माइट्रल वैल्व होती है, ठीक है। या वो कहता है कि रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हो, उसमें भी हमने कहा था कि पेरिकार्डाइटिस होता है और उसके बाद वेल्व्यूलर इन्वॉल्वमेंट होती है, नोड्यूलर वेल्व्यूलाइटिस होता है, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि अगर माइट्रल वैल्व का प्रोलैप्स हो पेशेंट को पहले से, या एओर्टिक वेल्व्यूलर डिजीज़ हो, या इसी तरह अगर हम देखें कि माइट्रल वेल्व्यूलर डिजीज़ है पेशेंट को, या फिर हमारे पास उसने आर्टिफिशियल वैल्व जो हैं वो डलवाई हुई हैं, तो ये सारी कंडीशन जो हैं रिस्क फैक्टर में आती हैं, ये उस पर्सन को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए प्रोन करती हैं ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि वो बैक्टीरिया के लिए भी प्रोन हो, यानी कोई ना कोई रास्ता ऐसा है जिसके थ्रू बैक्टीरिया उसकी बॉडी में इंटर होता है। फॉर एग्जांपल मोस्टली वो बता देते हैं कि वो आईवी ड्रग अब्यूज़र है, ठीक है। सो आईवी ड्रग अब्यूज़र है, या फिर उसके बहुत ज़्यादा वीनस कैथेटराइजेशन होती है, बीमार होता है, ड्रिप्स लगती हैं, वीनस कैथेटराइजेशन उसकी बहुत ज़्यादा है, अनडविलिंग सी। उसके अलावा पुअर डेंटेशन, ठीक है, सफाई सुथराई का जो है वो ख्याल एज सच नहीं रखा गया। उसके अलावा अगर उसकी हीमोडायलिसिस होती है तो उसमें भी बार बार ज़ाहिर है वो पंक्चर हो रहा होता है। डायबिटिक है, अगर डायबिटिक में भी पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और अगर उसने कोई भी इंट्राकार्डियक डिवाइस रखवाई हुई है, जैसे पेसमेकर है या आईसीडी है, तो ये कंडीशन भी इसको प्रोन करती हैं फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो व्हाट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम। रिस्क फैक्टर में वैल्व की एबनॉर्मेलिटी होगी, या वो बैक्टीरिया के लिए प्रोन होगा, चाहे वो आईवी अब्यूज़र है या उसकी कैथेटराइजेशन हुई हुई है, पुअर डेंटेशन है, इस तरह की चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ जो एमसीक्यू वगैरह में आ जाती है वो ये है कि आपको इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपने ये याद रखना है कि एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होता है ना, यानी एक्यूट होता है जो पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ अगर पेशेंट आता है, ठीक है। या अगर मैं कह दूं कि जो आईवी अब्यूज़र्स हैं उनके अंदर, इन दोनों के अंदर जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो स्टेफेलोकोकस ऑरियस ही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, मैं क्यूट नहीं कह रही, ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है। कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, ठीक है। और उसके अलावा वो कहता है कि प्रोस्थेटिक वैल्व, सॉरी जो मैंने सांस के फूल रहा है, सो प्रोस्थेटिक वैल्व के अंदर जो मोस्ट कॉमन, प्रोस्थेटिक वैल्व एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हमारे पास स्टेफेलोकोकल एपिडर्माइडस होता है। सो ये थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन मौजूद है। वैसे ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज स्टेफेलोकोकस ऑरियस है, लेकिन अगर वो आईवी अब्यूज़र है तो फिर इसके अंदर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस, सॉरी आईवी अब्यूज़र है या एक्यूट है तो मोस्ट कॉमन कॉज स्टेफेलोकोकस ऑरियस ही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, और अगर मैंने कहा कि प्रोस्थेटिक वैल्व एंडोकार्डाइटिस है तो उसके अंदर जो रीज़न है वो स्ट्रेप्टोकोकस
एपिडर्माइडस हो सकता है, ठीक है। समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ 10% पेशेंट्स के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है, वो नेगेटिव आते हैं। सो ओवरऑल स्टेफेलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन उसके अलावा वो कहता है कि ये हैक ग्रुप है, ये भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकता है, जिसमें हमारे पास हीमोफिलस हो सकता है, ए से एक्टिनोबेलस हो सकता है, सी से कैंडियोबैक्टीरिया हो सकता है, कार्डियोबैक्टीरिया, एक्टिनेला, और उसके अलावा के से हमारे पास होता है किंगेला, ठीक है। सो ये जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें कुछ मुश्किल नहीं बताया। माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम, ये उसके लिए रिस्क फैक्टर है, एबनॉर्मल वाल्व या बैक्टीरियमिया थ्रू एनी रूट इंटर हो रहा है, और मोस्टली ये किसकी वजह से होता है, स्टेफेलोकोकस, और ये आप याद रख लें। और लेकिन ओवरऑल स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, और प्रोस्थेटिक वाल्व्स के अंदर जो है वो एपिडर्माइडस है। दिस इज इट। नाउ साइड्स की अगर बात करेंगे कि कौन सी वाल्व्स अफेक्टेड होती हैं, तो आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमनली अफेक्टेड होती है वो हमारे पास क्या है, माइट्रल वाल्व है। मोस्ट कॉमनली इसी की इन्वॉल्वमेंट होती है ओवरऑल। सेकेंड मोस्ट अगर देखेंगे तो एओर्टिक वाल्व जो है वो सेकेंड नंबर पे इन्वॉल्व होती है, और उसके अलावा जो ट्राइकैस्पिड है वो उनके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो आईवी अब्यूज़र्स हैं, क्योंकि जो आईवी अब्यूज़र्स हैं, जो वीनस रिटर्न है सारे का सारा वो राइट एट्रिया में जाता है ना, तो राइट एट्रिया से फिर ट्राइकैस्पिड की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है आईवी अब्यूज़र्स के अंदर। सो ये बात जो है वो आपने याद रखनी है। अब बात आती है कि इस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो कहता है कि एक ऐसे हो सकता है कि एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा, या फिर हमारे पास सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। थोड़ा सा इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये हाई वर्लुएंस ऑर्गेनिज्म से होता है, यानी जो एक्यूट है स्टेफेलोकोकस ऑरियस से होता है, ज़रा ज़्यादा जहरीले ऑर्गेनिज्म से होता है। हमेशा याद रखना है कि ये जाके नॉर्मल वाल्व को इफ़ेक्ट करता है, नॉर्मल वाल्व को इन्वॉल्व कर लेता है। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशंस जो हैं, यानी लीजन्स जो हैं वाल्व्स के ऊपर बनती हैं एक्यूट के अंदर, ठीक है। सो एक्यूट जो है उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो हाई वर्लुएंट होता है। नंबर 2 हमने कहा उसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशंस बनती हैं, और नंबर 3 हमने कहा कि वो नॉर्मल वाल्व को इन्वॉल्व करता है। इतनी डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशंस बनती हैं वाल्व पे कि वो ऊपर कॉर्डाई तक एक्सटेंड करती हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी पुअर होती है, ठीक है। होती है किस ऑर्गेनिजम्स की वजह से है, मोस्टली हमने कहा ये स्टेफेलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कर सकता है। जबकि अगर हम सब एक्यूट की बात करेंगे तो सब एक्यूट जो है वो इसके मुकाबले में लो वर्लुएंस ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा होता है। उसके बाद ये नॉर्मल वाल्व में होता है, लेकिन सब एक्यूट पहले से डैमेज्ड वाल्व में स्टार्ट होगा, वो वाल्व पहले से ही डैमेज थी, ठीक है। लेकिन हमने याद रखना है कि ये लेस वेल्व्यूलर डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। इसके अंदर जो वेजिटेशन है एक तो वो लिमिटेड होती है, और दूसरा उसके बेस के ऊपर कुछ ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होती नहीं, हीलिंग भी हो रही होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर हम इसके एजेंट्स की बात करें तो इसका एजेंट जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, ठीक है। सो ज़्यादातर सब एक्यूट केसेस है, इसीलिए ओवरऑल हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है एक्यूट केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल वो स्टेफेलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। बाकी स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन के अलावा उसने कहा स्ट्रेप्टोकोकस बोविस भी हो सकता है, एंटेरोकोकस फिकियालिस या एंटेरोकोकस फेशियम भी हो सकता है, कॉक्सैला क्यू फीवर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन आपने एक एक याद रखना है, वही काफ़ी है, ठीक है। सो ये दो तरह का है, एक्यूट और सब एक्यूट। एक्यूट हाई वर्लुएंस है, वो लो वर्लुएंस है, ये नॉर्मल वाल्व में होता है, वो डैमेज्ड वाल्व में होता है, इसमें लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन है उसमें नहीं है, ये एक्सटेंड करता है कॉर्डा तक, वो लिमिटेड होता है। इसकी प्रोग्नोसिस बुरी है, इसकी बेहतर है, ये होता है स्टेफेलोकोकस ऑरियस की वजह से मोस्ट कॉमनली, और ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से। अब बात कर लेते हैं यहीं पे क्लिनिकल फीचर्स की। तो वो कहता है क्लिनिकली जो एक्यूट का पेशेंट होता है उसमें आपने तो 3 चीज़ें जो पहले भी बताई हैं वो याद रखनी है। एक तो ज़ाहिर बुखार होता है, उसके साथ जो है वो ठंड लगती है, और कुछ स्किन के ऊपर पट्टी की आई रैशेस से अपीयर हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेटे आपने याद रखनी है कि एक न्यू मरमर बनता है, या पहले का जो मरमर है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। सो न्यू मरमर या चेंज इन मरमर है। उसके अलावा कहता है कि अगर आप इस पेशेंट की एको करेंगे तो एको के ऊपर इन्फेक्शन की वजह से आपको वहाँ पे एब्सेस मिल सकती है। एज़ कम्पेयर टू सब एक्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पेशेंट को फीवर होता है, चिल्स हैं, उसके बाद नाइट स्वेट्स की हिस्ट्री होती है, एनोरेक्सिया, और उसकी वजह से वेट लॉस होता है। चूँकि सब एक्यूट है तो फिर पेशेंट को साथ में अनीमिया, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, क्लबिंग हो सकती है। अगर हम यहाँ पे भी कार्डियक की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको न्यू मरमर या फिर चेंज इन मरमर, वो तो इसकी एक करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि साथ साथ आपको कुछ कंडक्शन एब्नोमैलिटीज़ भी मिलेंगी, और कंडक्शन एब्नोमैलिटीज़ की वजह से पेशेंट बाद में लेटर ऑन हार्ट फेलियर में भी जा सकता है, लेकिन वो कंपनसेटेड होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। सो ये सब एक्यूट में आपको मिलता है। और क्या मिलता है सब एक्यूट केसेस में?
सब एक्यूट केसेस में वो कहता है कि कुछ इम्यून सिस्टम की वजह से भी मैनिफेस्टेशंस आती हैं। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस शुरू होता है, उसकी वजह से आपने याद रखना है कि इसके डायग्नोस्टिक होते हैं रुट स्पॉट्स, यानी जो आई है उसमें जो पीछे रेटिना है, रेटिना के ऊपर जो है ये रेटिनल हेमरेज होता है और इसका सेंटर बिल्कुल पेल सा होता है और उसको हम रुट स्पॉट कहते हैं। सो ये आपको कहाँ पे मिलता है? रेटिना पे मिलता है, आई के अंदर रेटिनल हेमरेज होते हैं। दूसरा फिर इसके अंदर ऑस्लर नोड्स होते हैं। बहुत दफ़ा हम जब जीपी करते हैं तो हम कहते हैं जी हम पेशेंट के पाम्स को ऑस्लर और हर्बेंडन नोड्स वगैरह चेक करते हैं। सो पेनफुल सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जब हैंड की डिजिट्स की पल्प पे बनते हैं तो उनको ऑस्लर नोड्स कहते हैं। थर्ड चीज़ जो है यही कॉम्प्लेक्सेस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जाके आपकी जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है उसको भी जाके डिस्ट्रॉय करते हैं, तो पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। जॉइंट्स में जाएंगे तो वेस्कुलाइटिस की वजह से आर्थराइटिस भी शुरू हो जाएगा। सो रेटिनल हेमरेज होगा, उसके अलावा ऑस्लर नोड्स हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आर्थराइटिस है। ठीक है, समटाइम वो कह रहा है कि एम्बोलस बनता है और एम्बोलिक फिनोमेना की वजह से फिर बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आ सकती है। ज़ाहिर एम्बोलस जहाँ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वहाँ तो मसला होगा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट तरफ अगर एम्बोलस जाके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? फिंगर्स में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, स्प्लीन में हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलाई जो हैं वो भी बन सकते हैं राइट साइडेड और उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसी तरह जो आपकी फिंगर नेल है उसके अंदर ना इधर स्प्लिंटर हेमरेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोस्टिक फीचर होता है। और लास्टली हाथ के ऊपर ही आपको जेनवे लीजन्स भी मिलती हैं, ये बेसिकली पाम्स पे होती हैं, हाथों और पाँव के पेनलेस लीजन। तो जो जेनवे लीजन्स होती हैं ये क्या होती हैं? पेनलेस होती हैं, जबकि जो ऑस्लर नोड्स हैं वो पेनफुल होते हैं। दोनों को हम हाथों पे ही देखते हैं। सो हमने कहा कि ओवरऑल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है वो फीवर होता है, ठीक है, मरमर होता है और कोई भी रिस्क फैक्टर बता देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है बाकी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं या जितने भी साइंस हमने डिस्कस किए उनको भी इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस एंड देन वेस्कुलाइटिस स्टार्ट होता है। इस वेस्कुलाइटिस की वजह से हमने कहा कि एक तो क्या हो सकता है, रुट स्पॉट्स जो हैं वो रेटिना में बन सकते हैं। दूसरा ऑस्लर नोड्स जो हैं वो आपकी डिजिट्स के जो पाम है, पल्प है सॉरी डिजिट्स का, वहाँ बनते हैं और ये क्या होते हैं? पेनफुल नोड्यूल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा नंबर 3 हमने कहा कि स्प्लिंटर हेमरेजेस जो हैं वो बन सकते हैं इधर फिंगर के ऊपर। उसके अलावा जेनवे लीजन्स जो हैं वो पाम पे बनती हैं लेकिन ये पेनलेस होती हैं। किडनीज़ के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है और ये एम्बोलिज्म की वजह से इन्फेक्शन जो है ये डिजिट्स की तरफ, स्प्लीन की तरफ, ब्रेन की तरफ हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइंस हैं जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हमने इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करनी है।